आप शॉर्टकट्स ढूंढ सकते हैं कि पढ़ना कैसा है, बट आपको हार्ड वर्क खुद ही करना पड़ेगा। पेपर लीक की जस्ट सुन के कि दोबारा पेपर देना होगा, अ गर्ल चाइल्ड कमिटेड सुसाइड, एंड पेरेंट्स शुड आल्सो थिंक कि देयर इज लाइफ बियॉन्ड शादी फॉर गर्ल्स। या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टपरी टॉकीज विद मी निकिता। आज जो टपरी टॉकीज पे गेस्ट आ रही हैं, शी इज इंस्पिरेशन टू मैनी। जबलपुर के छोटे से टाउन सिहोरा से आई एंड शी सिक्योर्ड रैंक 3 इन यूपीपीएससी। यस, वी वुड लाइक टू वेलकम शैवी दुबे। हाय शैवी जी, वेलकम टू टपरी टॉकीज विद निकिता। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे माय चैनल प्लेजर पे। दैट यू इनवाइटेड मी ओवर हियर। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? क्योंकि टपरी टॉकीज शो का नाम है, सो आई वांटेड टू नो दैट। कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, कॉफ़ी पसंद है, ओके चलो कॉफ़ी वाले को हमने टपरी पे बुला लिया है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली में कौन कौन है और क्या है। ओके, सो बेसिकली मैं जबलपुर से हूँ, इट्स इन मध्य प्रदेश, एंड मेरी फैमिली में मम्मा पापा एंड मेरे 2 सिबलिंग्स हैं। ओके, तो यूपीपीसीएस की तैयारी करना और एग्जाम देने, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? व्हाट मोटिवेटेड यू? देखिए, मेरी फैमिली में तो ऐसा दूर दूर से भी कोई नहीं था। इवन फ्रॉम द टाउन आई कम, आई एम द फर्स्ट पीसीएस ऑफिसर फ्रॉम देयर। तो ऐसा तो कुछ बस फिर तो आपने डंका लगा हाँ, दिया देयर है। वाज अ मैसिव सेलिब्रेशन। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि एकदम से इतनी इज्जत मिल जाएगी जितनी वहाँ पर मिली। बट मुझे याद है बहुत छोटे, मैं वाज इन क्लास 5 जब मैंने जो जबलपुर के डीएम है उनको देखा था अच्छा। एक बार। एंड उस टाइम तक मतलब आपको अवेयरनेस नहीं होता ना ये क्या होता है सिविल सर्विसेज एंड ऑल, बट द वे मैंने उनको देखा कि उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, एंड द वे वो किसी इनाग्रेशन में आए थे, तो दैट अपील्ड मी अ लॉट। अच्छा। तो फिर मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा ये कौन है, एंड ही टोल्ड मी लाइक ही इज़ द डीएम ऑफ जबलपुर। तब से एक वो मन में स्ट्राइक कर गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। एंड फिर जैसे जैसे मतलब एजुकेशन, हायर एजुकेशन होती गई तो थोड़ा ज़्यादा पता करते गई, और फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, दिस इज़ दिस प्लेस वेयर आई वांट टू गो। तो कैसी रही आपकी जर्नी यूपीपीसीएस की? See, it was a coaster journey. I cannot say it was a smooth journey because I gave a couple of attempts in UPSC also, Okay. and this in UPPCS it was my second attempt. So the nightmare of not looking your name in the PDF, it's really a roller coaster. And the main thing is I feel कि आपको दोबारा वो पेज बनाना कि you have to start again from the first ना prelim से, तो वो बहुत scary हो जाता है, but still I can say that the end में जब आप अपना नाम पीडीएफ में देख लेते हो then everything is worth it। अच्छा, तो सबसे टफ चीज़ क्या लगी आपको थ्रू योर जर्नी, जिसमें आपने जिस पॉइंट पे आपको ये लगा हो कि चल नहीं यार नहीं हो रहा, छोड़ दो, ऐसा पॉइंट आया? तो कब आया, किस चीज़ पे लगा आपको? आई बिलीव ये पॉइंट आता है when you don't see your name in the list, because it's a year long journey, prelims, mains and interview, it takes almost a year। अगर आप लास्ट में भी like the last UPPCS attempt, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक थी, तो आई वाज ग्लैड कि हाँ चलो। एंड इंटरव्यूज दैट लेवल, इफ यू गो टिल देयर, एक अंदर से फील होने लगता है कि यार मेरा तो हो ही जाएगा। तो दैट सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग वाज देयर विद मी। एंड व्हेन आई फाउंड दैट आई एम नॉट इनटू द लिस्ट, तो फिर लगा कि यार कुछ सही कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, या फिर कुछ और देखना चाहिए, बिकॉज व्हेन टाइम पासेस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट पेस। तो लगा कुछ और करना चाहिए, बट देन आई थिंक इट्स दी विशियस साइकिल। आप एक बार घुस जाओ इसमें, और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो गिव अप इससे नहीं हो पाता है। तो दैट आई थिंक कि उससे मतलब वो मुश्किल आई, बट दैट गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं आया, तो आई सेल्ड थ्रू। और थ्रू योर जर्नी एक इंस्पिरेशन जो बना रहा, वो किस वजह से बना रहा? इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा रीज़न मेरी फैमिली थी। आई विल से दैट माई पेरेंट्स वर लाइक सपोर्टिंग मी लाइक एनीथिंग। बहुत आई फील लकी दैट आई गॉट देयर सपोर्ट, बिकॉज यू नो एक टाइम बाद बोलने लगते हैं कि अब वापस आ जाओ, कुछ और देख लो। बट मेरे यहाँ अगर मैं बोल दूँ ना कि क्या कुछ और देखूँ, एंड माई फादर वॉज लाइक दैट मैं तुम्हें दिल्ली छोड़ने आया था,
मैं लेने उसी दिन आऊँगा जिस दिन तुम ऑफिसर बनोगी. So he didn't let me to go down. Every time I felt like that it's becoming hard for me, and he was like that, give a more try. I believe you can do that. So that was ये my सपोर्ट biggest, एक्चुअली बहुत yeah. ज़रूरी है फैमिली का. True, true. या तो जब आपने पहले बार बोला कि मैं ऐसे ऐसे मुझे तैयारी करनी है और मुझे जाना है, तो फैमिली वाज सपोर्टिव ऑफ कोर्स. Yeah. तो जब आप घर से निकले, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आप घर से पढ़ाई के लिए निकले, और पहले भी अदरवाइज? ना that was the first time मैं Okay. घर से पढ़ाई के लिए निकली थी. सो हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर योर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर यू? आई फील इट वॉज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आप बहुत नेसेंट स्टेज पे आते हो ना, और फर्स्ट टाइम आना, तो एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन. अभी तक तो सब कुछ घर में हो जाता था. यू डोंट नॉट फेल्ट दैट कि कुछ भी है, अगर कोचिंग जाना है, फिर अपना स्टफ मैनेज करना है. सो आई फाउंड कि दोज थिंग्स वर चैलेंजिंग बिकॉज आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड हाँ, दैट टू. मैं ये बोलने वाली थी कि और आपने जिस तरीके से बताया कि आपके वहाँ से कोई ऐसे बने नहीं है और ऐसा जी. कुछ बड़ा किसी ने किया नहीं, एंड उसके बाद आपको बाहर आके और वो इतने साल देना किसी जर्नी को, Exactly. सो वो चैलेंज आपको ऑफ कोर्स हाँ, रहा वो होगा. बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज दो सिटीज आर सच वेयर आज भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में इट्स लाइक यू फील दैट द टाउन इज ओनली योर फैमिली, बट हियर इट्स क्वाइट आइसोलेशन है बहुत ज़्यादा. तो वो बहुत कुछ ऐसा गैप्स लगते थे दोनों के बीच में, बट देन ये स्टडीज़ जो थी वो डिमांड भी वही करती थी एक्चुअली. आई फेल्ट. ओके. सो आप उन लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत ही ऐसे ही, जैसे आप एक स्मॉल टाउन से आए हैं तो उस बैकग्राउंड से होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता है. चलो आपके पास तो फिर भी फैमिली का सपोर्ट था, बट देर आर सो मेनी गर्ल्स जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है. वो फैमिली बोलती है कि नहीं बेटा क्या करोगे, इतनी दूर कैसे जाओगे, एंड यू नो सो मेनी थिंग्स. तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि कैसे अपने पेरेंट्स को मनाएं, या कैसे आप क्या कर सकते हो, या घर पे भी कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो या नहीं? व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? सी आई फील कि नाउ डेज यू हैव बोथ, लाइक आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अब रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुका है कि बहुत सारी क्लासेस, इवन मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स हैव वेंट ऑनलाइन, और बुक्स वगैरह भी जो दिल्ली में अवेलेबल हैं वो आपको आपके होम स्टेट में भी मिल सकती है. दी ओनली थिंग व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपको अपने होम पे डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू फील लाइक यू हैव टू लीव दैट कंफर्ट जोन एंड गो टू सम प्लेस वेयर यू कैन लीव दैट कंफर्ट एंड लाइक फोकस ऑन दी स्टडीज़. तो अगर आपका वो चीज़ घर पे हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो पा रहा है देन आई थिंक यू शुड ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स शुड ऑल्सो थिंक कि देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड शादी for girls. Yeah, मतलब they Because, should understand, especially now इस दुनिया में, I mean बिल्कुल, जो ये अब बिल्कुल. टाइम आ रहा है इसमें. बिल्कुल. Yeah. तो लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला कि आपकी तुम्हारी एज हो रही है, यू शुड गेट. दे आर दीज थिंग्स व्हिच Yeah. सराउंड्स इन द सोसाइटी कि कब करेंगे, बट दे वर लाइक नो यू रिलैक्स एंड स्टडी. सो आई फील कि ये चीज़ ना पेरेंट्स को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, एंड टू हैव बिलीव ऑन देयर चाइल्ड. सो अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, तो आई फील कि ये सपोर्ट एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो हम्बल बैकग्राउंड से आ रही है, टू गेट इनटू सर्विसेज लाइक दिस. और कभी कभी ऐसे होता है कि चलो पेरेंट्स ने भी विश्वास दिखा दिया, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जो इस दुनिया में आते हैं, तैयारी करते हैं, बट नहीं हो पाता. मतलब देयर आर फ्यू, आप जैसे कुछ ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं फिर पेरेंट्स भी, इवन सोसाइटल प्रेशर भी आता है. सो आप पेरेंट्स को भी क्या मैसेज देना चाहोगे कि बच्चों को ऐसे ट्रीट ना करें, अगर उनसे नहीं है तो इट्स ओके. और इवन जो एस्पिरेंट्स हैं जिनसे नहीं हो पाया, तो उनको भी क्या बोलना चाहोगे कि इट्स ओके, बिकॉज आई थ्रू दिस चैनल आई, ठीक है, जो करना चाहते हैं मैं उनको तो मोटिवेट कर ही रही हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मोटिवेट दोज पीपल जो नहीं कर पाए. इट्स ओके, आई वॉन्ट टू टेल देम थ्रू यू. आपने बहुत अच्छी बात कही है बिकॉज 23 जैन 8:30 PM तक मैं भी आई वॉज अमंग द एस्पिरेंट. ठीक है, तो वो एक बहुत बढ़िया. सी लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट सिविल सर्विसेज, ये आपको Yes. समझना चाहिए. आप इस प्रिपरेशन के जर्नी में इतनी चीज़ों से गो थ्रू करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेंगे. ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं इसमें. जितना मुझे लगता है कि आपका हार्ड वर्क सपोर्ट करता है, उतना ही कहीं ना कहीं लक का भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले होता है. तो एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर हैंड. इन योर हैंड वॉट एवर इज दैट यू गिव योर बेस्ट. यस. उसके बाद पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए, बिकॉज आजकल मुझे लगता है ना दैट मेंटल जो हेल्थ है वो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रही है. मैनी गोज टू डिप्रेशन. लाइक आई वॉज रीडिंग इन द न्यूज़ पेपर डे बिफोर, वो RO का कुछ एग्ज़ाम लीक हुआ था यूपी में, एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच
पेपर लीक की जस्ट सुन के कि दोबारा पेपर देना होगा, a girl child committed suicide. So this is the tragedy in the society and the main reason is कि बच्चे खुल के अपने मन की बात पेरेंट्स से नहीं बोल पाते या सोसाइटल प्रेशर से डरते हैं कि कहेंगे कि अब फिर एक साल और क्या कर रहे हो. एंड फॉर दिस आई फील कि बस पेरेंट्स और बच्चे दोनों में ये चीज़ एक होना चाहिए कि नहीं, लाइफ इज बियॉन्ड सिविल सर्विसेज, और जो आपने इससे नॉलेज गेन की है दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इन द लाइफ. ये मुझे हमेशा ही लगा है कि मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स को जानती हूँ ऑफ कोर्स जो नहीं कर पाए हैं, दे आर डूइंग समथिंग एल्स, और मैं उनसे बात करती हूँ माइंड से दे आर सो प्रोग्रेसिव और बहुत चीज़ों में दे आर बहुत आगे हैं वो. लाइक मैं जिसने तैयारी नहीं करी वो मुझसे बहुत आगे हैं, वो बहुत ही दूर तक सोचते हैं हर चीज़ को, छोटी छोटी यू नो एवरीथिंग, चाहे वो इंडिया का हो, न्यूज़ हो, जियो पॉलिटिक्स हो, एवरीथिंग वो हर दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. दे हैव देयर व्यू एज कम्पेयर टू अस, यू नो, ऑर्डिनरी पीपल हु आर नॉट, हु हैव नेवर प्रिपेयर्ड. तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अचीव किया ही है, Obviously, and they are above. I believe they could be a good advisor in Yes, any of the firm. they are actually. Because they are, if not the master of all, but they are jack of Yes, all. yes. तो Exactly. this is the thing. You see, आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पे आप उनका, because देखिए अगर आप इसमें भी देखें 4 lakh appeared for prelims and just 450 got the interview call. उसमें से भी just 250 into selection. But you cannot say कि वो 450 जिनने इंटरव्यू दिया था उनका कैलिबर कुछ कम है. एंड इवन आई फील कि ये जो कोचिंग्स वगैरह भी जो सिर्फ टॉपर्स को लेके आते हैं, उनको उनकी जगह जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहे हैं उन सबको कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करके उनकी जो ह्यूमन पावर है ना उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए. Of course, that's actually good initiative. Yeah. They should do, yeah. आपकी जर्नी कैसी रही फिर? आई मीन जर्नी में बताऊंगी, पूछूंगी तो कि आपका स्केड्यूल और आप क्या करते थे, कैसे प्रिपेयर करते थे, उस रूटीन बेसिकली उसके बारे में बताइए. ओके, सो बेसिकली आई वाज अ अर्ली बर्ड. मुझे थोड़ा सुबह उठकर पढ़ना पसंद था. सो आई हैज टू मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 8 o'clock तक अपना लाइब्रेरी चली जाऊँ. मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी. रूम में मुझे थोड़ा लगता था कि थोड़ा देर में ब्लैंकेट दिखेगा सो जाऊंगी. फिर कुछ अगर किसी का कॉल आ गया तो आप बात भी करने लगोगे. तो आई फील कि जितनी भी देर पढ़ो वो डिसिप्लिन से होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक आई वाज नॉट कि जो 14-15 आवर्स डेली पढ़ रहा है, आई कैन नॉट डू दैट. वो होता है बट एग्जाम से कुछ दिन पहले होता है. यू कैन नॉट मेक दैट पेस फॉर द एंटायर ईयर. तो उसके लेकिन मुझे लगता था कि जितनी देर जा रहे हो लाइब्रेरी में, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. तो आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी. और फिर वहाँ पे मेरा स्केड्यूल होता था कि दैट 1 slot इज बिफोर द लंच 8 से 1 o'clock तक. उसके बीच में एक ब्रेक ले लिया 5-10 मिनट का. देन आई यूज्ड टू कम फॉर द लंच, एक छोटा सा पावर नैप लेके आई यूज्ड टू गो बैक टू लाइब्रेरी. शाम में थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेलने चली जाती थी बिकॉज यू नीड समथिंग थोड़ा बहुत अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए. कुछ लोगों को ये लगता है कि पूरा दिन पढ़ रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा. आई फील कि आप एग्जॉस्ट मत करो अपने आप को. यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ रिक्रिएशन. यस. तो फिर बैडमिंटन खेल लेती थी या थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से मिल लिया. एंड देन बैक टू स्टडीज एंड आई यूज्ड टू स्लीप बाय अराउंड 12. तो दिस वाज माय रूटीन. ओके, तो जैसे आपने कहा कि आप बैडमिंटन खेलते थे, और कौन सी एक्टिविटीज़ थी विच यू यूज्ड टू डू, एंड उससे क्या आई मीन आपकी प्रिपरेशन में क्या हेल्प मिलती है, उसको डीपली थोड़ा मुझे बताएंगे. ओके, सो वन इज दिस प्लेइंग बैडमिंटन. थोड़ा मुझे रिफ्रेशमेंट मिल जाता था कि हाँ एनर्जेटिक, बैक टू एनर्जी, क्योंकि एग्जॉस्ट फील होने लगता है लाइब्रेरी में वो छोटे से स्पेस में बैठे रहना है पूरा दिन. सेकेंडली आई यूज्ड टू हैव कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड्स. अच्छा. और फ्रेंड्स में भी दोनों तरीके की कॉन्वर्सेशन होती थी. वंस की जब आप कुछ पढ़ाई का टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, एंड वंस प्योरली जब हम पूरा दुनियादारी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई उसने ऐसे किया, वो पढ़ रही है, वो बता नहीं रही, उसने ये टॉपिक कवर कर लिया, यार ये क्या है, चलो कहीं घूमने चलते हैं. घूमने चलते हैं यार. आई फील दोनों यार चीज़ ड्रेसेस इतनी अच्छी आ रही है, हमारे एग्जाम कब होंगे, कब खरीदेंगे. दे यूज्ड टू बी लाइक कि यार किसी फ्रेंड की शादी में नहीं जा पा रहे, कुछ अच्छा ड्रेस नहीं पहन पा रहे, लास्ट शादी कब अटेंड की थी. सो आई यूज्ड टू हैव दोस काइंड ऑफ चिट चैट्स एज वेल बिकॉज़ आई फील कि दीज आर इक्वली और वैसे एक्चुअली ऐसा होता है जैसे आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो और आप देख रहे हो आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स शादियों में जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, तो वो चीज़ आती है कि यार ये तो कर रहे हैं, क्या जिंदगी रह गई है, पढ़ते जाओ तो ये आती है क्या? बिल्कुल. देखिए आप ह्यूमन है, यू आर नॉट अ मैकेनिस्टिक मॉडल कि आपको नहीं आएगा. बिल्कुल आता है. मुझे ऐसा लगता है मेरे बैच में शायद मैं ही रह गई थी शादी के लिए, तो मुझे लगता था मेरे टाइम तक कोई आएगा कि नहीं, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू, आई डिडंट गेट द टाइम टू गो टू मेनी ऑफ द मैरिजेस. तो वो एक रीजन था. बट
ठीक है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ दैट कम्स। और सोशल मीडिया मैंने तो कभी ऐसा पूरा क्लोज नहीं किया है, बट आई यूज टू बी रिस्ट्रिक्टिव कि हाँ थोड़ा बहुत देखना है, यू शुड नॉट इंडल्ज इमर्सली इनटू दैट। बट बाकी आई फील कि ये सब की भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। वो जो फ्रेंड्स जिनके साथ आप इस तरीके के इनफॉर्मल टॉक्स में हो ना, एक्चुअल में बात खत्म, वो भी आपको एक मोटिवेट करते हैं कि हाँ नाउ यू आर रिफ्यूल्ड इनफ, नाउ गो बैक एंड स्टडी। सो आई फील दैट उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे अभी हमने बात करी कि जैसे माइंड ऑफ कोर्स दूसरी उसमें जाता है कि चलो ना यार कहीं आज पढ़ते नहीं, आज गोलगप्पे खा जाते हैं, चलो यार ये कर लेते हैं। तो अपनी जर्नी पे स्टिक रहना मतलब वो क्या आपको क्या बोल रूटीन या फिर डेडिकेशन जैसे बोलते हैं, तो वो किस चीज़ पे हम स्टिक होना है या हमें कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखनी है अपनी पढ़ाई को लेके। सो उसके लिए क्या आपकी कुछ स्ट्रैटेजी है अपने आप को अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना, नहीं यार कोई मोटिवेशन रखना, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर ऑन दिस? देखिए मैं बहुत टाइम टेबल फोकस्ड रही हूँ कि अगर मैंने अपना वीकली टाइम टेबल बनाया है, आई यूज टू मेक श्योर कि वो कंप्लीट करूँ। उसको कंप्लीट कर रहे बिना नो फन नो मस्ती, ये मेरा रहा है। बिकॉज अगर आई से ना कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक द ब्रेक, बट यू शुड टेक द ब्रेक फ्रॉम बिटवीन द स्टडी, यू शुड नॉट ओनली स्टडी बिटवीन द ब्रेक्स। कुछ लोग ये करने लग जाते हैं, तो वो डिमार्केशन आपके अंदर होना चाहिए। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, बिकॉज आई फील कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम्स भी जब आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से कैटर करना होता है। वन इज़ द ऑब्जेक्टिव वन इज़ द सब्जेक्टिव एंड देन पर्सनैलिटी स्किल। सो इट्स लाइक ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो जाता है एक साल में। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टाइम टेबल अगर आप अच्छे से बना रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप अपना एक ब्रेक ले रहे हैं, तो दैट इज़ टोटली जस्टिफाइड। ओके, तो आपकी जैसे मॉक टेस्ट या फिर मॉक इंटरव्यूज़ ये कितना रोल प्ले करता है और आपने कैसे उनको किस तरीके से आपने दिए, कितने दिए, कैसे? ओके, देखिए बाकी पूरी प्रिपरेशन तो मेरी सेल्फ स्टडी थी यूपीपीसीएस में, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है। ओनली ड्यूरिंग मॉक्स मैंने अच्छा। लगभग 7-8 मॉक्स दिए तो थे। ये तो और भी इंस्पायरिंग है, आपने सेल्फ स्टडी करी है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जितना उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर से आप समझ के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं ना, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता है किसी एग्ज़ाम के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक चले गए थे। जी। तो उस टाइम कैसे आप एकदम से कि आखिरी तो मैंने उसका रीज़न यही था, मुकाम मैंने तक? जब एग्ज़ाम का पेपर देखा ना, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो मुझको समझ में आया कि ओके दिस इज़ द बेसिक एरिया विच इन विच दे आर फोकसिंग। कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्या उनका एरिया फोकस है, एंड आई स्टडीड स्मार्टली ऑन दोज टॉपिक्स। तो प्रीलिम्स हो गया, देन मेंस में वो यूपीएससी वाला सेम सिलेबस था, तो यूपीएससी में बिकॉज प्रिपरेशन कर ही रही थी, तो दैट समहाउ हेल्प मी कि मेंस में भी। एंड देन इंटरव्यू में जो मैंने मॉक्स लिए, उससे एक होता है कि बिकॉज फर्स्ट टाइम गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और आपको ऐसे बोलना है, और वहाँ पे ऐसे फैकल्टीज़ रहेंगी, तो उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे। मुझे तो पहले से लगता था कि हाफ एन आवर ऐसे एकदम पॉइज्ड वे में बैठना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आई बिलीव ये जो इंटरव्यू सेशंस वगैरह आप या मॉक देते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपको आपके डैफ में से भी पता चल जाता है कि कौन कौन सा एरिया ऑफ फोकस है जो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। या अच्छा, हम तैयारी तो कर लेते हैं, तैयारी हो गई, चलो सब अपना एनालाइज कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, गाइडेंस ले ली, ये वो फलाना। अब प्रॉब्लम क्या आती है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को रिवीजन में, कि पढ़ तो बहुत ही लिया, अब उसको रिवीजन करने में उनकी वाट लग जाती है। तो उसका कुछ बताइए कि कैसे रिवाइज करें बिल्कुल एग्जाम के पास। देखिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। मुझे मतलब प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इवन इंटरव्यू तक के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने ड्राफ्ट में से, बिकॉज आई बिलीव कि एग्जाम से वन डे बिफोर आपके पास 500-600 पेज की बुक है, भाई आप नहीं रिवाइज कर पाओगे कुछ भी हो, बिकॉज एक सब्जेक्ट नहीं है। प्रीलिम्स में भी 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, आपके मेंस में भी एक एक पेपर के अंदर 4-4 5-5 सब डिविजन्स हैं, तो आप पूरी बुक नहीं रिवाइज कर सकते हैं। बट अगर आप टॉपिक्स के कुछ नोट्स बना लें, कुछ कीवर्ड्स आप अपने लिख के रख लें, या फिर जैसे आपको डायग्राम मेंस में बनाना है, तो वो आपके प्री प्रिपेयर्ड हो। बिकॉज आई डोंट फील कि सब कोई इतना ज़्यादा मतलब इनोवेटिव होता है कि सीधे एग्जाम हॉल में ही कुछ इनोवेशन प्रेजेंट कर देंगे। अब टाइम परमिट नहीं करता, आपको पेपर भी कंप्लीट करना है। सो अगर आप इस तरीके का शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं, तो दैट बिकम्स ईजी टू रिवाइज 40-50 पेजेस और 60 पेजेस आई कैन से बिफोर द एग्जाम, rather than revising 200-300 पेज ऑफ बुक।
तो वो मुझे बहुत हेल्प किया रिवीजन के लिए। तो जैसे जर्नी स्पेशली एग्ज़ाम के पास भी और थ्रू आउट द जर्नी आप बहुत ही एक पॉइंट ऐसे आता है कि स्ट्रेस्ड इतना डिप्रेस्ड फील करते हो, ये क्योंकि मेंटल इश्यूज तो इज़ बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल। इन दिस प्रिपरेशन, सो हाउ टू डील विद दैट? सो आई बिलीव आपका कुछ पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे मैं कितनी भी पढ़ाई हो बट मैं अपनी फैमिली से डेली बात करती थी, एंड आई बिलीव कि उसने मुझे बहुत हेल्प भी किया है। बिकॉज आपको कुछ भी फील हो रहा है, मैं अपने पेरेंट्स से, मेरी मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, तो एज अ फन उनसे कुछ भी बात कर सकती हूँ। कभी डिप्रेस फील हो रहा है या कुछ है, मुझे लगता है बस अपने मन के अंदर नहीं रखना चाहिए। बिकॉज ये जर्नी सबके साथ होती है। इवन आज मैं यहाँ हंस के बैठ के बात कर रही हूँ, बट एक टाइम ऐसा रहा है कि मैंने भी वो चीज़ फेस की है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको ओपनली बात करनी चाहिए। से किसी से भी आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखिए और अपनी चीज़ों को डिस्कस करिए। बिकॉज विद दैट ओनली यू कैन कम टू अ फ्रूटफुल कंक्लूजन रेदर देन कि आप अपने मन पे रखें और ज़्यादा डिप्रेशन का मतलब विक्टिम बन जाए। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखिए मैं बहुत आई एम हाईली स्पिरिचुअल आई फील। अच्छा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो एक फेथ मिलता है। Okay. आप पूरी प्रिपरेशन में भी अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो रे ऑफ होप होती है ना, वो Okay. स्पिरिचुअलिज्म लाने में हेल्पफुल रहता है। तो मैंने उसको उस तरीके में से ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया था, अच्छा। रियल इंटरव्यू में पूछा गया था Okay. कि आर यू स्पिरिचुअल। तो ये आपका मॉक इंटरव्यू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका आया तो मुझे वो बिल्कुल याद आ गया कि सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड मी इन द इंटरव्यू, एंड आई फील कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। बिकॉज आपको कहीं से भी अगर होप मिल रही है या पॉजिटिविटी मिल रही है ना, सो यू शुड ऑलवेज सीक दैट पॉजिटिविटी, एंड दैट्स पॉजिटिविटी का रोल जो है वो स्पिरिचुअलिज्म ने मेरी लाइफ पे प्ले किया है। सो अगर जैसे कोई एस्पिरेंट है, उसको नहीं है, ही इज़ नॉट, ही और शी इज़ नॉट स्पिरिचुअल, तो आप कैसे, आई मीन स्पिरिचुअलिटी का क्या आप रोल बताना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? ओके देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल Okay. डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब जो नहीं होते हैं स्पिरिचुअल, बट कंप्लीटली व्हाट आई फील इज इट्स ऑल अबाउट पीस ऑफ माइंड। मैं स्पिरिचुअलिज्म को दो ही जगह से जोड़ती हूँ। एक तो आपको होप देता है, एक पीस ऑफ माइंड देता है। तो कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, तो अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर हाँ अच्छे से कुछ वर्शिप कर लूँ या फिर थोड़ा देर मेडिटेशन कर लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सब सॉर्टेड है। Okay. और फिर कहीं ना कहीं एक होप मिल जाती है कि यहाँ तक पहुँची हूँ तो भगवान सब अच्छा करेंगे, आगे भी कुछ अच्छा होगा। तो Yeah. वो होप, तो कहीं से भी अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी मिल रही, मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल होंगे तो आप उसमें से एक पॉजिटिव एलिमेंट अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपने मेडिटेशन की बात की, तो मेडिटेशन इज समथिंग जो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट लिंक्ड विद स्पिरिचुअलिटी, सो Yeah. वन कैन ऑल्सो, इफ दैट पर्सन इज नॉट स्पिरिचुअल, सो Definitely, आप definitely. मेडिटेशन वैसे भी कर सकते हो। सो बिल्कुल हाउ बिल्कुल। मेडिटेशन हेल्प्स इन प्रिपरेशन, एंड सबको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो भी बताइए। ओके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन तो बिल्कुल सब लोगों को करना चाहिए। बिकॉज इट हेल्प्स यू टू बी फोकस्ड। दूसरा, आई फील इट हेल्प्स यू टू बी एनर्जाइज्ड। कुछ नहीं तो मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में थोड़ा देर आप कुछ चैंट सुन लो और साइलेंट बैठ जाओ, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। तो उससे क्या है ना, आपको अंदर से एक एनर्जाइज्ड फील होता है। और मुझे ऐसा लगता है जब आप पूरा दिन बैठते हो टेबल चेयर में, तो आप लथार्जिक हो जाते हो। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन का बहुत अच्छा मतलब आपको उससे इम्पैक्ट्स मिल सकते हैं। ओके, तीन चीज़ें जो एस्पिरेंट को करनी चाहिए और तीन चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। ओके जो चीज़ करनी चाहिए उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि आपके हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप शॉर्टकट्स ढूंढ सकते हैं कि पढ़ना कैसा है, बट आपको हार्ड वर्क खुद ही करना पड़ेगा। सेकेंडली मुझे लगता है कि बहुत डिसिप्लिन्ड रहने की ज़रूरत है जब आप कर रहे हैं। आप जितना भी देर पढ़िए, यू डोंट कॉपी सम टॉपर्स की, कोई बोल रहा है कि मैं तो 6 घंटे पढ़ता था, कोई 10 घंटे। बिकॉज ये मुझे लगता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि क्या है। बट जितना भी देर आप पढ़ें, डिसिप्लिन वे में पढ़ें। एंड तीसरा, मुझे लगता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज इस प्रिपरेशन में इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू स्टडी रेदर देन व्हाट टू स्टडी। यस, यस। तो अगर आप उस चीज़ को स्ट्रैटेजिकली डील कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जो जर्नी है ना, उसमें जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। एंड व्हाट नॉट टू डू में
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वही जो बोला था कि डोंट स्टडी बिटवीन द ब्रेक्स। That was actually a good one, good one. तो हाँ, आप वो मत करिए, एंड सोशल मीडिया को बहुत जुडिशियसली यूज करिए। हाँ, आप इट्स गुड बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल इवन सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, और मैंने तो बहुत सारे सोशल मीडिया से, मैंने अपना इवन इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बहुत सारे मॉक्स देखे थे, अच्छा, टेलीग्राम्स को मैं देखती हूँ। अभी भी इवन हम्म, आफ्टर सिलेक्शन भी मुझसे कोई कहीं कोई मतलब बुलाते हैं कि आपको हाँ, बात करने आना है, तो मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ कि हाँ न्यू एक्सपीरियंस पता नहीं क्या बोलना है। तो बट आप जब पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत जुडिशियसली यूज़ करें। एंड तीसरी चीज़ जो नहीं करनी है वो है कि इन एनी केस अगर आपको यहाँ पे नहीं भी मिल रही है अगर सक्सेस, तब भी आपको हार्ट ब्रोकन नहीं होना है और हम्म, गिव अप नहीं करना है। हम्म, आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे। बिलीव मी, मुझे था कि मुझे सर्विसेज में आना है, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा कि अगर नहीं आऊंगी तो दिस इज द एंड। मैं कुछ बहुत अच्छा कर लेती, ये मैंने सोचा था। और आपको भी ये पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखना है। सो दिस इज द थ्री थिंग्स आई विल से। ओके। सबसे फनी स्टोरी आपकी पूरी जर्नी में, ऐसी कोई फनी स्टोरी कुछ है आपकी which you would like to share? क्योंकि फनी स्टोरीज तो बहुत होती हैं, हर कोई पता नहीं अपनी कहानी लेके आता है, नहीं मतलब किसी और की मुझे बता सकते हो आप जो आप यू विद विच यू वेंट थ्रू। फनी इन अ सेंस ऐसे हो जाता है कि इनटू प्रिपरेशन रह के भी ना, मतलब फनीएस्ट पार्ट में प्रिपरेशन में ये बताती हूँ कि आपको जैसा लगता है ना कि यार मेहनत ही एवरीथिंग होती है, हाँ। ये बहुत कम होता है मेरे अपने सर्कल में भी। आई नॉट टेक द नेम्स, बट अच्छा। हम अपने सर्कल में भी जब 4-5 लोग यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस टाइम पे भी ऐसे 2-3 उसमें से ऐसे थे जो उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था मेंस कैसे हो गया हाँ, उनका। हाँ, एंड दे वर लाइक इनटू इंटरव्यू कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हाँ। होगा। एंड वो 2 लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ते थे हम्म, एंड उनके मार्क्स वगैरह भी बहुत अच्छे जा रहे थे। तो आई रिमेंबर कि मैंने बोला था लास्ट टाइम कि यार इन दोनों का पक्का होगा, और इन दोनों का मुझे डाइसली लग रहा है। हाँ। जिनका पक्का बोला था उन दोनों का नहीं हुआ, जिनका डाइसली बोल रही थी वो दोनों सर्विस में है। तो ये भी सही है। हाँ, तो ये मुझे मतलब उस टाइम में हमें ये लगा कि यार हाँ, ये कुछ, और उन्हें भी लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, कुछ हाँ। फनी सा हो गया हमारे साथ। तो यहाँ पे ही मैं बोल रही हूँ कि एक सर्टेन लेवल पे हार्ड वर्क के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा लक का रोल इस एग्जाम में डेफिनेटली आ जाता है। अच्छा, और कुछ ऐसी स्टोरी जिस इफ यू वांट, अगर आप शेयर कर सको जिससे यू नो बहुत, या बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कैसी दुनिया में आ गई हूँ मैं, कुछ ऐसा which you would like to share? ये मुझे लगा था थोड़ा सा सोसाइटल एस्पेक्ट पे लगता था कि जैसे एग्जाम्स बहुत कई बार मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन में, इसमें 2 अटेम्प्ट हैं बट यूपीएससी में भी मैंने ऑलरेडी दे चुके थे 3। तो बहुत टाइम बाद ना आपकी हम्म, फैमिली भले आपको कुछ नहीं कह रही है, बट आपको कोई ना कोई मतलब इन दी सोसाइटी कहने लगते हैं कि हम्म, क्या है कुछ और हम्म, कर लो ये। तो कभी कभी मुझे वो, आपको इस चीज़ पे भी क्वेश्चन हो जाता है कि आर यू डूइंग समथिंग हम्म, फ्रूटफुल इन डेली और नॉट। हम्म, तो फिर ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ना डिमोटिवेटिंग हो जाती है कि यार, मतलब आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। हम्म, एंड बोला भी यही चाहता था कि आप मेहनत कर रहे हो, ये मुझे पता है, आपकी फैमिली को पता है, बट नोबडी एल्स नो अंटिल यू गेट द सक्सेस। यस, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ये चीज़ परेशान करती है कि आप हर चीज़ को सक्सेस से नहीं इवैल्यूएट करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो Shavi ji, last but not the least, message to the aspirants. कि लास्ट मैसेज ऑफ माइन वुड बी कि आप इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट दिल खोल के जीना भी सीखिए। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट कि आप एक रूम में बंद होकर ही पढ़ रहे हैं। आप अपनी मतलब लाइफ को भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करके मत चलिए। हाँ, जितनी देर पढ़िए उस पर बहुत डिसिप्लिन वे में रहिए, आप हार्ड वर्क करिए, और आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह को एनालाइज करके। वो आपका टाइम फ्रेम को कम कर देगा कि आपको किस तरीके से रहना है। एंड उसके अलावा आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी बातों को। किसी भी चीज़ से अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, तो उसके लिए लोगों से बात करिए एंड सोल्यूशन सीख करिए। एंड अगर आप ऐसे हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर नहीं भी मिल रहा है देन डू नॉट वरी फॉर दैट, बिकॉज इस प्रिपरेशन के बाद मैं एटलीस्ट ये कह सकती हूँ कि यू विल बी डेफिनेटली अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। Thank you so much, थैंक Shavi यू। ji, and I'm very thankful again कि आप यहाँ पे आए और आपने इतनी सारी चीज़ें
आप हमारी ऑडियंस को बताई। आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच। Means a lot. Thank you.